व्हेन एंड वेयर। किसी का माइक ऑन है, देखो ऑनलाइन में ऑफ करो। किसी का माइक ऑन ऑफ करिए। सो हाउ, व्हेन एंड वेयर, इसमें ये दिखाया गया है कि हम बहुत पहले चलेंगे 1600 में। 1600 से हम देखेंगे कि जो मुगल एम्पायर था, मुगलिया सल्तनत थी ना, तो कैसे उनसे अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया कंट्री को। ये चीज़ हम देखेंगे। जो आपको मालूम है सबसे पहले यहाँ बाबर आया था, दैट इज 1520 के आसपास आया, सही है। फिर जब वो आए 1526 में आया, फिर बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं, फिर उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, ठीक है। इसके बाद जहांगीर के बाद और उनके बेटे शाहजहां और औरंगजेब। तो हमारे यहाँ जो इनका डिसेंडेंट्स थे, तो सबसे पहले कौन था? बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, फिर इसके बाद अकबर, जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब, औरंगजेब, ठीक है। अब लड़के ही पैदा हुए। तो यहाँ से जो शुरू हुआ, दैट इज 1526 से शुरू हुआ। हम यहाँ पर हैं करीब 1626 पर है। तो हाँ, इस बुक में हम यहाँ पर हैं और इसी समय इसकी बेटी पड़ गई बीमार। तो इसकी जब बेटी बीमार पड़ गई तो यहाँ पर होता क्या था, ब्रिटिशर्स बहुत दूर थे और ब्रिटिशर्स में बहुत दूर यूरोप में जानते हो क्या हो गया था कि यूरोपियन कंट्रीज में, ये देखो ये हो गया अमेरिका, और अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के नीचे क्या है, साउथ अमेरिका, ये बीच में पनामा नहर है। अब यहाँ पर देखिए कि ये है इंग्लैंड, और इंग्लैंड के बाद ये क्या है बोलो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। फिर ये गल्फ कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज के इधर आ जाओ तो क्या यही इंडिया है? तो यहाँ पर इंडिया के ऊपर चाइना है, और फिर इसके बाद जापान होगा, ऐसे है। तो ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर करीब करीब इंग्लैंड था। तो इंग्लैंड में उस समय थॉमस अल्वा एडिसन था। थॉमस अल्वा एडिसन ने उस समय स्टीम इंजन का आविष्कार कर लिया था, और उस समय स्पिनिंग जेनी का भी वहाँ इन्वेंशन हुआ था। स्पिनिंग जेनी में एक बार मशीन चलती थी तो 1000 थ्रेड काटे जा सकते। हम आपको चरखा भी दिखाएंगे कल आगे कि चरखे से कैसे सूत काटा जाता है। हाँ, तो ठीक है, साबरमती से हमने ले लिया था। अब जरा देखिए, तो स्पिनिंग जेनी से क्या हुआ बताओ, एक साथ 1000 थ्रेड्स बनाए जा सकते थे कॉटन से। और जो उनके यहाँ स्टीम इंजन बनने से फैक्ट्री बन गई, और फैक्ट्री में वो कॉटन डालो तो शर्ट बन के निकलने लग गई। वही है ना सर, उनके पास पैसा बहुत था। पैसे की बात नहीं थी। उसी थॉमस अल्वा एडिसन के नाम, सुनोगे तभी पता चलेगा। थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से 2000 पेटेंट्स हैं इन्वेंशन के, 2000 आविष्कार कर डाले, जबकि पढ़ा 7th ही था। अच्छा, उसका पेटेंट भी कर दिया? पेटेंट भी कर दिया उसने कि हमारी आविष्कार है, और फिर उसको कोई और नहीं क्लेम कर सकता है। तो इतना जो यूरोपियन कंट्रीज आगे बढ़ गई, तो उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो उनको कच्चा माल चाहिए जिससे कि वो कॉटन बना सकें। तो उनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? उस समय सबसे बढ़िया कॉटन कहाँ का था? इंडिया का। तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ की रानी विक्टोरिया ने कहा कि सुना है कि इंडिया में बहुत अच्छा लिनन मिलता है, वहाँ पे मसलिन क्लॉथ बहुत अच्छा मिलता है, फाइन कॉटन होता है, बहुत पतले पतले होते हैं नहीं कपड़े जो। तो उन्होंने भेजा अपने एक सेलर को कि जाओ नाव से पता तो लगाओ ये इंडिया है कहाँ। तो वो गलती से यहाँ से पहुँच गया अमेरिका, और उसने उसका नाम बोल दिया यही इंडिया है। और यहाँ के लोगों को उसने कहा यहाँ के लोग लाल कलर के हैं, इसलिए आज भी वहाँ के लोगों जो नेटिव इंडियंस हैं उनको रेड इंडियंस कहा जाता है नहीं वो इंडियंस। तो उसका नाम था अमेरिगो। कौन था? अमेरिगो। तो अमेरिगो ने गलत बताया था कि वो, तो उसी के नाम पे अमेरिका पड़ भी गया, उस जगह का नाम क्या पड़ गया। लेकिन बाद में फिर उन्होंने बोला, जब वो उसने आके वापस बताया महारानी विक्टोरिया को, एलिजाबेथ को, ठीक है, कि ऐसा ऐसा, तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं है, वहाँ सब गरीब है। तो वो बोल ही नहीं रहा वहाँ कॉटन है, कॉटन की तो बात ही नहीं कर रहा है। तो फिर से वो भेजा किसको? कोलंबस को। किसको भेजा? ये भी यही पहुंचे, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो उसने पता लगा सर वो तो गलत बता करके आया है,
वो कोई और ज़मीन है और वो उसका नाम अब अमेरिका रख दीजिए, क्योंकि उसी ने पता किया, उसी के नाम पर बोले ठीक है वो अमेरिका है। और फिर वो ये भी वहीं पहुंच गया गलती से, क्योंकि सबसे इसके पास की जो ज़मीन थी वो अमेरिका ही थी, तो सीधा जाता था तो वहीं भिड़ जाता था। तो वो सोचते थे कि पानी से, उन लोगों को मालूम ही नहीं थी कि धरती गोल है, तो वहीं ऐसे जाके वहीं भिड़ गया। फिर तीसरे को फिर भेजा वास्को डिगामा, तो वो यहाँ से होता हुआ 6 महीने की यात्रा की। कितने दिन की? 6 मंथ की सेलिंग के बाद वो यहाँ पहुँचा गोवा के तट पर। तो गोवा के तट यहाँ पर पहुँच गए, मुंबई के पास, तो उसका नाम पड़ा वास्को डिगामा। ये तीनों यहीं के थे। कौन था बोलो? वास्को डिगामा। और तब तक इन सबका मेडिकल साइंस और बहुत सारा तरक्की कर चुका था, और इन लोगों ने क्या सी रूट का पता लगा लिया था, इंडिया के सी रूट का। एक और बात थी कि यहाँ पर चाइना में सिल्क बहुत था। तो चाइना में जो सिल्क था, ये चाइना है, तो चाइना का सिल्क रूट भारत के हिमालयन माउंटेन से होता हुआ यहाँ ईरान तक आता था। बस इतना ही हम लोग जाते आते थे। ये ओल्डेस्ट सी रूट था 500 साल पहले का। 500 साल पहले, यानी उस, आप ये समझिए कि जब हम बात करें तो 1000 साल, 1000 ईयर BC, यानी आफ्टर AD, आफ्टर क्राइस्ट। अभी 2022-24 चल रहा है, तो 1000 वाज देयर, ठीक है, ईरान एट दैट टाइम। ये सिल्क रूट था। इसे क्या कहोगे बोलो? सिल्क रूट। इसका क्या मतलब है कि चाइना में सबसे ज़्यादा अच्छा रेशम पाया जाता था, और भारत में सबसे अच्छा क्या था? कॉटन। बहुत अच्छा। तो कॉटन भारत का कहीं जाता नहीं था, इसी रूट से बस ईरान तक जाता था। और तुम कहीं पर अली बाबा या इन सब की कहानी सुनोगे तो सुनोगे वहाँ रेशमी पर्दे थे। तो वो रेशम आखिर आता कहाँ से था? ईरान में तो सब खजूर है, वहाँ कोई रेशम उगेगा क्या? तो चाइना से रेशम लेते थे और अपना खजूर खाने वाली चीज़ नहीं होती, डेट, वो वहाँ बेचते थे। इसी के साथ साथ इसी सिल्क रूट से केरल और तमिलनाडु के मसाले भी जाते थे क्या? और वो लोग उसके बदले, मसालों के बदले में बहुत बड़े बड़े क्या होते थे, ईरान में बर्तन बनाए जाते हैं मिट्टी के, बहुत अच्छे। तो चाइना और ईरान के बर्तन अभी भी हमारे यहाँ बहुत जगहों पर आप देखोगे, म्यूजियम में जाने पे तो मिलेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था व्यापार। यहाँ का कॉटन कहीं आता जाता नहीं था। तो अब ये जब आया तो फिर यहाँ पे इसको पता चल गया। और थोड़े ही देर पहले हमने बताया, उस समय जहांगीर की बेटी क्या हो गई थी? बीमार पड़ गई थी। 1626 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 1626। तो इन लोगों, ये लोग जब यहाँ आने लगे, फिर कई बार यहाँ से उतरे, तो उतरने पर इनसे टैक्स लिया जाता था। जब ये आते थे ना, या कॉटन ले जाते थे, तो कॉटन ले जाने पर इनसे हैवी टैक्स लिया जाता था। कॉटन ले जाओ, टैक्स जमा करो जहांगीर को। तो इनको कॉटन महंगा पड़ता होगा क्या? जब टैक्स देते थे तो महंगा पड़ता होगा। तो इन्होंने कहा लेट मी चेक योर डॉटर, कहाँ है वो, बीमार है, तो उसने ठीक कर दिया। तो जहांगीर खुश हो गए, बोले तुमने हमारी बेटी को ठीक किया, आज से तुम जितना भी व्यापार करोगे उस पर हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। उन्होंने बोला बहुत अच्छा। तो फिर जब इन्होंने यहाँ पर बोल दिया तो उसने रिटर्न में दे के ठप्पा लगा दिया सरकारी। अब ये भारत में व्यापार बढ़ाने लगे और उनके सेलर्स यहाँ भी आ गए। विशाखापट्टनम, मद्रास चले गए, विशाखापट्टनम आ गए, यहाँ चले गए, कोच्चि आ गए, सब अलग अलग वो हो गए कोर्ट में। इन्होंने कहा था ठीक है, हम लोग अब लगातार आते जाएंगे। जहांगीर से बोला क्या हम यहाँ पर अपने छोटे छोटे किले बना लें जिससे हम उसमें अपने सामान रख सकें? बोले हाँ किले बना लो, लेकिन सैनिक मत रखो। हाँ सैनिक नहीं रखेंगे, बस मकान बनाएंगे। बना लिए उन्होंने, बड़े बड़े किले बना लिए। और किलों में अंदर ही अंदर पानी के रास्ते तो आ ही रहे थे, तो वो बंद था, पानी में खुलता था वो किला। सैनिक भी खड़े कर दिए, तोप लगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? और धीरे धीरे उन्होंने अपने लिए टैक्स भी रखा था। आसपास वाले लोगों ने पूछा अंग्रेजों से तुम्हें क्या टैक्स नहीं देना पड़ता है? बोले हमें कहाँ टैक्स, हमने तो उनकी बेटी ठीक की है, हमें कोई थोड़ी ना टैक्स देना पड़ेगा। बोले हमको भी टैक्स फ्री करवा दो, हम इसको यहाँ ले जाएंगे, फ्रांस ये सब जगह ले जाएंगे। यहाँ के भी आने लगे थे, तो उन्होंने कहा तुम हमारे किले में सामान रख दिया करो, और फिर हम जब यहाँ से ले जाएंगे तो हम बोल देंगे तो हम ही खरीद रहे हैं, हमको टैक्स फ्री है, तो तुम्हारा सबका टैक्स फ्री हो जाएगा। बात समझाई? तो जो जितने व्यापारी थे अब कोई भी टैक्स नहीं देता था, क्योंकि सब किसके नाम से लेते थे? अंग्रेजों के नाम से, ब्रिटिशर्स के नाम से। तो उससे उनका जो एक्सचेकर था, राजस्व, पैसा आता है कि नहीं, वो सारा डाउन हो गया। क्योंकि अब कोई सामान बाहर नहीं जाएगा तो उनको जहांगीर को टैक्स मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये कहानी ऐसी है। और जो पहला पिक्चर है वो कैसा,
बहुत बड़ा। इजिप्शियन है कोई तो। ये देखो, दैट इज द ब्रिटिश रेजिडेंस एट द कोर्ट ऑफ पूना कंडक्टिंग ए ट्रीटी। ब्रिटिश रेजिडेंट एट द कोर्ट ऑफ पूना। तो ये एक बहुत बड़े, ये जो तुम्हें दीवार दिख रही है, इधर देखो, इसकी डबल दीवार पे बनाया गया चित्र है। ये कोई पेंटिंग में नहीं बनाया चित्र है जो तुम सोच रहे हो। तो वहाँ पे दिखाया गया है कि ये पूना का दरबार है, उसमें ब्रिटिशर्स बैठे हैं। इनकी इतनी ज़्यादा वो हो गई पावर कि ये दरबारों में आके बैठने लग गए। कैसे होने लग गए? दरबारों में। और फिर इन्होंने लास्टली औरंगजेब के आते आते सर माउंटसी का प्रिंसिपल दायर कर दिया। उसमें ये था कि कोई भी राजा कुछ भी आदेश देगा तो हमसे पूछ के लेगा। उल्टा ही हो गया। पहले क्या था, इन्होंने फोर्ट्रेस बनाई, धीरे धीरे फिर अपनी पावर बढ़ाते चले गए, राजस्व भी नहीं देते गए, और फिर अपने सैनिकों से जगह जगह जीतते भी चले गए। यहाँ के लोगों में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। दैट इज डिवाइड एंड रूल। लोगों को यहाँ से लड़ाया। वो सारी कहानी अब हम इस हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने अपनी चाल कैसे चली, भारत में कब्जा कैसे किया। 8th की पूरी बुक इसी बात पर एट्रीब्यूटेड है। सही है। तो यहाँ तुम क्या देख रहे हो? क्या पूना के दरबार में ब्रिटिश बैठे हुए हैं? वो वहाँ क्या कर रहे हैं? दैट इज इट इज देयर होल्ड, देयर पावर। ठीक है। एंड इट वाज ऑल रूल्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। क्योंकि सबसे पहले ये लोग कहाँ पर आए बताइए? ये कौन सा इंडिया है? देखो, इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया बंगाल से। बंगाल को कहीं तुम लोग ईस्ट इंडिया तो नहीं समझते? क्योंकि ये वेस्ट इंडिया है। और ये कौन सी इंडिया है? तो ईस्ट इंडिया में उन्होंने रानी एलिजाबेथ के सामने ले जाकर के एक बक्सा सोना रख दिया। रानी एलिजाबेथ बोली ये क्या है, इतना सब क्यों दे रहे हो? एक कंपनी ने रख दिया। बोले मैम बस आप इतना कर दीजिए क्वीन कि हम वहाँ जा रहे हैं, तुम आप ब्रिटेन से हो, किसी को मत भेजना। ये नहीं कि हमारे पीछे 10 कंपनी और भेज दी। तो उन्होंने, एलिजाबेथ ने कहा यस वी विल नॉट सेंड एनी अदर कंपनी टू इंडिया, यू फुल फ्लेज एंजॉय द ट्रेड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ से 2 रुपए का कॉटन लाती थी, यहाँ पर 200 रुपए की शर्ट बना के वहीं बेच देती थी। 2 रुपए कॉटन लगाया और शर्ट बन गई। शर्ट बनने में थोड़ा बहुत पैसा लगा फैक्ट्री में, और वहाँ 200 में बेचती थी, और वो सारा मुनाफा वही कमाती थी। अब क्या उसको पूरा सोल प्रोप्राइटरशिप मिली थी, कोई और नहीं जा सकता था, यहाँ से और कोई नहीं जा सकता था। लेकिन उस समय यूरोप में, फ्रांस में भी स्पिनिंग जेनी बन गई थी, वहाँ भी स्टीम इंजन, रेल सब बन गई थी। यहाँ पे पूरा यूरोप एडवांस था। तो ये लोग भी चाहते थे कि हमको भी कच्चा माल मिले। क्या फ्रांस नहीं चाहेगा? जर्मनी नहीं चाहेगा? स्वीडन, नॉर्वे ये सब नहीं चाहेंगे? डच, नीदरलैंड नहीं चाहेंगे? डच भी तो गए थे गोवा। स्पेनिश नीचे है, स्पेनिश है, वो सब नहीं चाहेंगे। सब लोग गए, उनके जहाज को ईस्ट इंडिया कंपनी ने समुद्र में ही डुबो दिया। समुद्र में ही लड़ाई होती थी, इंडिया कौन पहुंचेगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, सिर्फ डच बच गए थे। तो वो टीपू सुल्तान के समय में यहाँ कोच्चि में रहते थे। डच की मदद से टीपू सुल्तान ने उनसे मुकाबला किया, लेकिन वे भी तो कॉलोनियल ही थे, है बात कि नहीं? तो ऐसी बात है। तो हम पहले चित्र में क्या देख रहे हैं? क्या ये पूना का कोर्ट है और उसमें कौन बैठा हुआ है? ये अच्छी बात तो नहीं है ना? आगे की बात देखो। तो सबसे पहले जो इंडिया में ये होता था, बाबरनामा लिखा जाता था। इसी तरीके से अकबरनामा भी ऐसे लिखते थे कि बीबर, वो लोग राजाओं के बारे में लिखते थे, कहाँ जीता कहाँ हारा, एक बुक बना ली। लेकिन वो कोई हिस्ट्री का कंपाइलेशन नहीं था, क्योंकि जो बाबरनामा लिखेगा क्या वो उसका एक भाट होगा, प्रशंसक होगा। हाँ सर। तो वो बाबर के बारे में कुछ गलत लिखेगा ही नहीं सर। वो अपने कोटियन से ही लिखवाते थे और सब कुछ अच्छी चीजें लिखवाते थे। प्रशस्ति, जैसे अनिकेत बता रहे हैं कि प्रशस्ति लिखते थे। प्रशस्ति का मतलब उन्हीं की तारीफ में ही लिखेंगे, कुछ गलत लिखेंगे नहीं। तो क्या वो हिस्ट्री मानी जाएगी? क्योंकि वो एक ही आदमी है कि तारीफ लिख रहा, कमी लिख ही नहीं रहा है, तो क्या आगे के लोगों को सही चीज़ें नहीं पता चल पाएंगी ना? तो इसलिए ऐसी स्थिति में क्या होता था कि वाई, वेयर एंड व्हेन। अंग्रेजों ने कहा ये तरीका तो बिल्कुल गलत है, और धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन होने लग गया। तो जब आपको मालूम होगा कि
200 साल शासन किया है। अगर हम 1947 में आज़ाद हुए तो 200 साल पहले कितना होता है बताओ। मतलब तुमको आज़ादी कब मिली? 1947 में तुम आज़ाद हुए, 200 माइनस कर दो 1747 तो 1747। मेरा कहने का मतलब है 1626 में जहांगीर की बेटी बीमार हुई थी। यस सर। तो जहांगीर की बेटी बीमार हुई थी और 1747 तक इन्होंने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया पूरा। यहाँ से शुरू हुए, इस समय एंटर्ड, इन्होंने क्या किया बोलो? एंटर्ड इन इंडिया हुए। ब्रिटिश एंटर्ड इन, तो ब्रिटिश एंटर्ड इन इंडिया और इतने समय तक दे फुल फ्लेज कैप्चर्ड इंडिया। कैसा हुआ? फुल 121 फ्लेज कैप्चर्ड इंडिया। और तुम्हारी बुक में 100 साल इन्होंने शासन किया और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जब मंगल पांडे ने एक को गोली मार दी तो या फांसी हो गई बाद में। अगर मंगल पांडे ने गोली न मारी होती तो हमारा देश 1857 में ही आजाद हो गया था। सब तय था कि सब ये तय था कि 20 मई को सारे सैनिक विद्रोह करेंगे और उसका खून गर्म था, वो 1 ही मई को गोली मार दिया। अब उससे क्या हुआ? जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सारे इंडियन सैनिकों से बंदूकें छीनी, नहीं तो सारे ब्रिटिश सैनिक मारे जाते। अगर उसने थोड़ी समझदारी दिखाई होती, उसने खून की गर्मी तो दिखा दी लेकिन अकल नहीं दिखाई, 20 दिन पहले ही गोली मार दी। और नहीं तो वहाँ पे क्या हो रहा था, लोगों में रोटी बांटी जा रही थी तो रोटी काट के दूसरे को देते थे। इससे मैसेज जा रहा था हाँ 20 मई को हम सब लोग करेंगे। रोटी से मैसेज पहुँच गया पूरे देश में। रोटी हमने दी तुमको, तुमने काट के दूसरे सैनिक को दी, उसने काट के, इससे पता चला कितने कट, इसमें कितने कट हैं तो कितने सैनिकों के पास पहुँची। बात समझ आ गई? तो चुपचाप गुपचुप तरीके से पूरा मैसेज पहुंच गया कि 20 मई को तैयार रहना, एक साथ सबको सफाया करना। लेकिन ब्रिटिशर्स को तो पता चल गया और फिर उनके भी कुछ गुप्तचर थे, जासूस थे, गद्दार थे, बस उन्होंने बता दिया कि गद्दारी करने वाले, मौका तो उनको मिल गया। तो 1857 में क्या हुआ? द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। छोटी मोटी घटनाएं हुई लेकिन ब्रिटिशर्स ने तो छुटपुट अलग अलग को तो रोक लेंगे ना, एक साथ होती तो क्या रोक पाते? तो दैट इज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। ये चीज जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल है ये भी आपकी बुक में ही है, वो डिटेल से हम लोग देखें। और इसके बाद क्या हुआ? अंग्रेजों ने इसे बहुत बुरी तरीके से दबा दिया और फिर और 100 साल शासन किया। 100 साल फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल से पहले शासन किया और 100 साल अगला शासन। भाई 200 साल है ना पूरा शासन। तो फिर वहाँ तक 100 साल फिर कैसे किया? देख लो 1747 से 1850 110 तो यही हो गया। 90 ये, हाँ सर वो 10 कम भाई ये 90 ये हो गया और वो 110 ये, दोनों देखो ना 200 साल नहीं हो गया। इस तरीके से 200 साल मंगल पांडे बिना मतलब ये बीच में आ जाता। चलो यहाँ तक बात हो गई, अब आगे की बात है। तो अब ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि हमारी हिस्ट्री अच्छी तरीके से लिख जाए, तो जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सही बात। तो मुस्लिम ईरा में उसने वो किया जब अंग्रेज नहीं आया तो उसके पहले मुगल ईरा, मुस्लिम ईरा, एक ब्रिटिश ईरा और उसके भी बहुत पहले जब मुगल से भी पहले उसको उन्होंने हिंदू ईरा कहा। लेकिन बताओ एक राजा के आधार पर क्या तुम पूरा मुस्लिम समझ लोगे? मान लो बाबर आया अकबर, तो उस समय भी तो सब मंदिर जा ही रहे थे। सो इट इज नॉट द ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एम्परर और रिलीजन ऑफ एम्परर यू शुड सेग्रीगेट द हिस्ट्री। वाइल देयर वर डिफरेंट एम्परर्स आल्सो प्रेजेंट। बहुत सारे किंग भी तो थे, राजपूत नहीं थे क्या, मराठा नहीं थे? तो हम लोग ये बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियन हैं जो जेम्स मिल की बात को बहुत प्रीमेच्योर मानते हैं। वो नहीं मानते कि उसने बहुत अच्छी तरीके से डिवीजन किया। On the basis of religion, you cannot subdivide history. ठीक है कि नहीं? Because we are fabricated. Various religions are fabricated with each other. हम आपस में ही बुने हुए थे, एक साथ रहते थे, एक साथ काम करते थे। तो अब पहला चित्र तुमने देख लिया, अगला चित्र देखो क्या है। यहाँ पर तुमको क्या पता चल रहा है बताओ? ब्राह्मण ऑफर कर रहे हैं कुछ।
ब्राह्मण लोग किसको ऑफर कर रहे हैं बताओ? ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्र टू ब्रिटानिया, दैट ब्रिटेन की इज कुछ फ्रंटिस्पीस टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रैनल। तो पहले ब्राह्मण लोग भी कुछ ना कुछ धरती का मैप बनाते थे इंडिया में कहाँ क्या क्या है। इवन पाटलिपुत्र में जो तुमको मालूम है कि तक्षशिला तीन महीने तक जलती रही, अलाउद्दीन खिलजी ने आग लगवा दी थी, इतनी किताबें थी कि 3 महीने तक जलती ही रही। जो बहुत पुराने शास्त्र, नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय में उसने वहाँ पर बौद्ध धर्म और इन सब की भी बहुत किताबें थी, बहुत सारी ऐसी किताबें थी जो बहुत पुराने शास्त्र थे। तो उसने इंडियन कल्चर को सबको नष्ट कर दिया अलाउद्दीन, जो रानी पद्मावती के भी पीछे था ना, तो उसने खत्म कर दिया। फिर भी जो ब्राह्मण थे, बहुत सारे शास्त्र पूरे भारत में भी थे, तो वो शास्त्र अपने और क्या मैप है, भारत का मैप क्या है, वो किसको दे रहे हैं? क्या ब्रिटिश हुकूमत को बिताने। इससे क्या होगा बताओ? अगर ब्रिटिशर्स के पास मैप आ जाएगा तो उससे वो क्या करेंगे? क्या उनको रूल करने में आसानी होगी? किधर से जाएं, किधर से आएं? सो इसका मतलब है हिस्ट्री पहले भी थी लेकिन एक जगह कंपाइल्ड नहीं थी। अब इन्होंने यहाँ दिखाया गया है कि रैनल, किसको? द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रैनल। इंडिया का फर्स्ट मैप जेम्स रैनल ने बनाया, तो उसी ने ये चित्र दिखाया कि ब्राह्मण की मदद से। उल्टा बना दिया था ना। कैसे? सर जैसे इंडिया ऐसे ऊपर नॉर्थ की तरफ जम्मू कश्मीर है ना, तो उसने साउथ कर दिया था, पूरा अपोजिट कर दिया। अच्छा, तो ये भी इन्होंने बात कही। तो अब जरा देखिए, रैनल वाज आस्क्ड टू रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। किसी का माइक आवाज कर रहा है, नेसेसरी म्यूट करें ऑनलाइन। सो एन एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया कि ब्रिटिश ने कैसे इंडिया में विजय हासिल की। कॉन्क्वेस्ट का क्या मतलब होता है? कॉन्करर का क्या मतलब? जीत लेना। तो वो बहुत खुश था कि ब्रिटिश ने जीत लिया। रेनल सॉ प्रिपरेशन ऑफ मैप्स एंड एसेंशियल। रेनल ने सोचा कि इंडिया में, तो जेम्स रेनल ने क्या किया बताओ? जेम्स रेनल, ठीक है, प्रेजेंटेड 1782 में प्रेजेंटेड फर्स्ट इंडियन मैप, और उसी में दिखाया गया है कि जो ब्राह्मण से वो अपने शास्त्र प्रस्तुत कर रहे हैं, तो रैनल ने अकेले नहीं बना लिया, उन्हीं शास्त्रों की मदद से उसने मैप बनाया। अब देखो, हिंदुस्तान इसका नाम रखा गया। क्यों हिंदुस्तान रखा गया? क्योंकि भारत सिंधु नदी के बगल पर बसा था। सिंधु नदी था ना, इंडस रिवर। तो इसी तरीके से हम जानते हैं कि हिंद महासागर या इंडियन ओशन, इंडस के नाम पे इंडियन ओशन है, और इंडस के रीजन में जो रहते हैं वो इंडूस कहते हैं, और कुछ लोगों ने हिंदूस कहते हैं। ठीक है, बाकी हिंदू वो है जो सिंधु नदी के पास रहते हैं, और बाकी जो हम लोग हैं वो सनातन है। तो हिंदू सभी, लेकिन यहाँ मेजोरिटी सनातनियों की थी, तो वही हिंदू, इट इज सिनोनिम बन गया। ओके, अब आगे देखो, अगला फिगर देखो, ये क्या दिखा रहा बताओ? यहाँ पर जो भी पहले यहाँ चाय नहीं थी, तो लिप्टन थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ ऐसे भी एरिया थे जहाँ पर टी कल्टीवेशन के लिए सुटेबल था, जैसे असम हो गया, ऊटी हो गया। तो वहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया, चाइना में चाय बहुत होती थी, तो चाइना से चाय ला करके यहाँ उगाई, और शुरू में चाय लोगों को फ्री बांटी। जब हम लोग भी शुरू में स्कूलों में पढ़ते थे तो 2-2 पैकेट सबको फ्री मैगी दी गई, क्योंकि मैगी कोई जानता ही नहीं था, चलती ही नहीं थी। तो हम लोगों ने जब टेस्ट देखा तो अगले ही दिन से जाके दुकानों में पूछना शुरू कर दिया, भैया मैगी आई है क्या? बोला अभी कहाँ से आई है, क्या चीज़ होती है? और फिर 1 हफ्ते बाद वो कंपनी दुकानों में पहुंच गई। बोला ये चीज़ आप हमसे खरीदोगे? बेचने वाले पहुंच गए, बोले यही तो बच्चे पूछ रहे हैं 1 हफ्ते से, लाओ समझ आई बात कि नहीं? तो बेचने की टैक्टिक्स आपने समझ ली। पहले लोगों को टेस्ट करा दो, लोग दुकान में जा के पूछेंगे तो दुकानदार सोचेंगे ये क्या चीज़ होती है जो बच्चे मांग रहे हैं, फिर बेचने चले जाओ दुकान, सेल्समैन बन के, तो क्या सब वो खरीद देंगे? वही चीज़ वो इस तरह से। ऐसे ही इन्होंने फ्री चाय बांटी लोगों को, और जब लोगों ने चाय पी तो बोला इसमें तो अजीब नशा है। नशा होता है ना जो शुरू पी लेते हैं, फिर लोग यहाँ चाय के आदी हो। तो अब जब चाय के आदी हो गए तो तुम्हें मालूम है जहाँ भी टी गार्डन है, ऊटी चले जाओ या माउंट आबू चले जाओ, सबसे ऊपर एक बहुत बड़ा हट होगा। उस हट का नाम सर हिलेरी हट होगा।
कोई अंग्रेज के नाम पे होगा, हाँ। क्योंकि जितने टी गार्डन थे दे वर ऑल ओन्ड बाय ब्रिटिशर्स ओनली। सर उस हट के अंदर भी जाएंगे ना सर, बहुत बड़ा होता था और अंदर भी वो फ्री का देते थे चाय, अभी भी देते हैं अंदर। अभी भी देते हैं। तो यस इट वाज ऑल ओन्ड बाय ब्रिटिशर्स, और जो उनके अंदर में टी प्लांटेशन वर्कर्स थे वो इंडियन थे, उनको वो जाने भी नहीं देते थे, 6-6 महीने तक वहीं कैद करके रखते थे, पूरा काम करो, समझ आ गई। तो यहाँ ये क्या दिखाया जा रहा है प्रैक्टिस में, बोलो एडवर्टीजमेंट पे अगला पेज निकालो, अगले पेज में देखो ये क्या दिख रहा है, वो घोड़े पे बैठा हुआ आदमी है, इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है, जरा 1 मिनट पढ़ के बताओ तो पता चले कि क्या। एडवर्टाइजमेंट सेल्फ क्रिएट पेज। सर ये जो घोड़े पे बैठा है Son of ये Queen क्वीन विक्टोरिया का तीसरा बेटा है, ठीक है। और जो पीछे एक वॉल है वो इंडियन पैलेस की वॉल है, और इस बेटे का नाम है प्रिंस आर्थर, हु वाज गिवन द टाइटल ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। ऐसे सर ये टाइटल इसको मिला था। टाइटल ओके, कई चीजें हैं, ड्यूक भी इसका नाम रख दिया गया ना। अभी सब चीज़ों को देखें, एक दो चीज़ें हमको नेट में देखनी पड़ेगी कि वास्तव में ये जो क्वीन विक्टोरिया है और एलिजाबेथ, इनमें रिलेशन क्या है, क्या ये सेम ही है, देख लेते हैं, पता तो चले ना, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए तभी हिस्ट्री समझने में मजा रखना थोड़ी है। देखो रिलेशन बिटवीन क्वीन विक्टोरिया एंड एलिजाबेथ सेम भी हो सकती है, तुम्हें क्या लगता है? According to History.com, Queen Victoria ruled the British Empire for nearly 64 years, after ascending the throne just weeks after turning 18. She was the second longest reigning English royal in history, देखो। topped only by her great-great-granddaughter, Queen Elizabeth II. एलिजाबेथ की बेटी क्वीन विक्टोरिया, पोती एलिजाबेथ, ये है ग्रैंड मदर, ये क्या है? ग्रैंड मदर। इनको एलिजाबेथ नहीं कहते हैं, इनको ग्रेट 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 एलिजाबेथ कहते हैं। हाँ 3 है ना। अब इनकी ग्रैंड डॉटर कौन थी? क्वीन विक्टोरिया, क्योंकि तीसरी संतान है। नहीं, इन्होंने ही तो लगभग पूरे विश्व में वो कर लिया था, तो एलिजाबेथ और फिर हम नहीं बोलेंगे इनको, और ये कौन है बोलो? क्वीन विक्टोरिया। और अब तुमने किसका बेटा बताया बोलो? ये है विक्टोरिया का ही है। तो तीसरा क्वीन बेटा विक्टोरिया के कई बेटे थे, उनमें एक विक्टोरिया अभी 2 साल पहले मरी है, हाँ है ना? तो अब यहाँ पे इनका एक बेटा था, सन उसका नाम क्या है? क्या नाम बताता हूँ? प्रिंस आर्थर। ऑर्थर। तो प्रिंस ऑर्थर ये सन है, हाँ ठीक है? तीसरे। और डायना इनकी बेटी थी जो कार एक्सीडेंट में मर गई। इनके परिवार में क्या है कि एक तरीके की बीमारी है कि अगर कोई भी चाकू लग जाएगा तो वहाँ खून बहना बंद नहीं हुआ, इनके यहाँ इसलिए कोई भी चाकू छुरी पूरे घर में नहीं, ठीक है? सो सच काइंड ऑफ डिसीज इज देयर। अब जरा देखें, तो तुमने देख लिया एलिजाबेथ की पोती विक्टोरिया और उनके बच्चे ही, तो यहाँ पर दिखा दिया। ड्यूक का मतलब समझना चाहते हो ना? हाँ सर। व्हाट डज इट मीन बाय? माउंटेन दैट इज ड्यूक ऑन अ किड। एटिमोलॉजी ऑफ ड्यूक। तो लीडर, ड्यूक का मतलब क्या होता है? दैट इज लीडर या राजा। ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। सर कॉर्नवॉल पे कोई कोई जगह किला होगा? हाँ सर। यहाँ पर दिखाया गया है कि वो किसी भी चीज को पॉपुलराइज करते थे ब्रिटिश के नाम से, तो वो दिखा रहे हैं कि ये इनका बेटा भी चाय पीता है, तुम भी चाय पियो, ऐसे दिखा रहे हैं। तो कौन सी चाय बताइए? लिप्टन टी। थोड़े दिनों पहले तक भी यहाँ लिप्टन चाय चली है सर कॉफी एंड टी। ठीक है कि नहीं? कॉफी एंड टी, तो लिप्टन टी है। अगला देखिए कि बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट? डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट है बताइए? सर डेट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है सर क्योंकि किसी पहले चीज़ कुछ ऑफिशियल ने नोट किया हुआ है कि पहले क्या थी हिस्ट्री, तो आज के जो भी हिस्टोरियंस होंगे उनको ये समझने में आसानी होगी क्योंकि पहले का ये चलता आ रहा है।
ठीक है, यानी हम किसी चीज़ को क्रोनोलॉजिकल मैनर में क्रमबद्ध समय तरीके से सीख सकते हैं। और हिस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री पढ़ने ये का जानने के लिए हमारी क्या हम पिछले जो हुआ है उससे कुछ सीख सकते हैं? हिस्ट्री क्या हमें कुछ सिखाती है कि पहले जिन लोगों ने राज्य की लालच की, चढ़ाइयाँ की, लड़ाइयाँ की, वो अंत में मारे गए, अब उनकी क्या नीति रही? हाँ बोलो निकेत। हम रिलेट कर सकते हैं। इवन वी कैन नो अवर पास्ट टू नो अस बेटर। इट इज वेरी मच नेसेसरी टू नो अवर पास्ट। हमारे पीछे कौन कौन था, हाउ ग्रेट पास्ट वी हैव। अगर हमको पता चलेगा कि इंडस सिविलाइजेशन हमने किया, हड़प्पा का किया, कालीबंगा का किया, मोहनजोदड़ो का किया, ये चार किए, जबकि नाइल रिवर वाले ने तो एक ही किया। और साउथ अमेरिका की माया सभ्यता है, उसने भी सिर्फ एक किया। नील नदी के पास एक हुआ, हमने 4 कर डाले। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और इंडस सिविलाइजेशन। वी आर ग्रेट। अभी तुम ग्रेट मानते हैं? इवन फ्रॉम मिडिल एशिया आर्यंस कम टू इंडिया। कहाँ पे आए बताइए? इंडिया। दे केम टू इंडिया में आए, और वहाँ पर उन्होंने तपस्या की 5000 साल पहले। दे रोट एपिक ऑफ महाभारत एंड रामायणा, 18 उपनिषद, 4 वेद, इसी तरीके से पुराण लिख दिए, सब लिख दिए कि नहीं? तो ये सारी चीज़ हमें हिस्ट्री जानने से क्या पता चलता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने कहाँ गलतियाँ की। मुगल्स ने कहाँ गलतियाँ की तो वो क्यों हारे? हमने कहाँ गलतियाँ की जिससे ब्रिटिश ने हम पर आक्रमण कर दिया? वेयर वी वर नॉट यूनाइटेड। अभी जैसे हम लोगों ने शुरू में पूछा तो मंगल ने कहा कि हम लोग तो बेवकूफ़ थे तभी हार गए, या हम लोगों में कहीं ना कहीं आपस में क्लैश रहा होगा। तो अब अगर कोई आए तो क्या हमें उससे सीख लेनी चाहिए, या फिर कोई अपने मतलब के लिए आ रहा है? देन वी कैन बी कॉशियस। तो हिस्ट्री इसीलिए हम पढ़ते हैं। हिस्ट्री से आदमी सीख लेता है, जो अपने इतिहास से नहीं सीख पाया वो फिर आगे कभी सीख नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि डेट को वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। उन्होंने हिस्ट्री ली है, पुलिस स्टेशन से उठा ली, बोले कितनी FIR हुई सब लाओ। जो अपराध होते हैं उससे पता चलता है कि उस समय राजा करता क्या था। अपराध की श्रेणी नहीं होती कि सैनिकों ने हमारा मंदिर लूट लिया या ये लूट लिया, ऐसे कर दिया, इसने ऐसे मार दिया और एक्शन नहीं लिया गया। तो सारी सब चीज़ें पता चल जाती हैं। उन चीज़ों को वो लोग क्या करते थे, एक म्यूजियम बना लिया था। उस म्यूजियम का नाम अगले पेज पे दिया। वो लोग कहाँ रखते थे जरा बताओ? जहाँ पर ये सारे डेटा रखे जाते थे उस चीज़ का क्या नाम है बताओ? आर्काइव्स। उस चीज़ को क्या कहते हैं? नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया। आर्काइव की हिंदी बता देते हैं संग्रहालय। देखो पिक्चर बना है, वो देख रही है, वही देखो तुम भी। यहाँ उसका पेज खोला, वही देखो जब भी समझ में आएगा। अगला पेज खोलो ना, ये देखो। ठीक है? हाँ सर मिल गया। ये लोग कहाँ देख रहे हैं? वही देखो, पेज नंबर 5 निकालिए। 5 समझ आ रही बात? नेशनल का तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाई ब्रिटिशर्स ने, और वहाँ पे क्या रखे? जो FIR और ये सब थे, और बहुत बड़े हिस्टोरियन को अपॉइंट किया कि लिखो हिस्ट्री, सबको कंपाइल करो, डेट वाइज लगाओ। और इस तरीके से हमारी जो अभी जो तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो, या हमने भी जो हिस्ट्री पढ़ी है वो इन्हीं अंग्रेजों की लिखी पढ़ी है। हमारे यहाँ पीछे किसी ने काम किया ही नहीं। तो हम बाबर नामा भी नहीं पढ़ सकते कि महान बाबर की महान संतान, महान बेटे ने महान इनके साथ महान शादी की। ये सब पढ़ने किसी को अच्छा लगेगा? तो इसलिए हम ना बाबर नामा पढ़ते हैं ना अकबर नामा। और हमारे जो पीछे हैं उसमें भी कोई वैदिक होगा, वो भी हम नहीं पढ़ना चाहते। हम चाहते हैं कि कोई अनबायस्ड हिस्ट्री हो। तो हमारे पास सिर्फ एक वही पड़ता है कि किसकी पढ़ें। हम लोग इस समय मैकाले की शिक्षा नीति का पालन कर रहे हैं, जो इन्हीं में से कोई एक वायसराय था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ना। ये ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल भेजा करते थे। कौन भेजा करते थे? वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होता था, और उसके अंडर में 3 गवर्नर होते थे। मुंबई का मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, और एक और कहीं का अवध प्रेसिडेंसी। सही है? तो उन्हीं में एक मैकाले था। मैकाले ने देखा कि जेम्स मिल कौन था? इस चक्कर में हिस्टोरियन, इतिहासकार। उसने सारी हिस्ट्री लिखी, और फिर धीरे धीरे उसने मैकाले आगे, बहुत आगे आएगा मैकाले। उससे बोला, क्या बोला कि यही हिस्ट्री चलाई जाए। मैकाले चाहता था कि ब्रिटिशर्स की भाषा पढ़ाई जाए, तो उसने सबसे पहले इंग्लिश इंट्रोड्यूस की, कॉन्वेंट स्कूल इंट्रोड्यूस किए, और बोला ये जो लोग पढ़ते हैं ना,
वेदों को जाकर के गुरुकुल में, सारे गुरुकुल बंद करा दिए। और उसने क्या शुरू किया? कॉन्वेंट स्कूल। बोला जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा उसको शिक्षा मिलेगी फ्री फ्री फ्री, और जो गुरुकुल में पढ़ेगा उसको देना पड़ेगा टैक्स टैक्स टैक्स। तो सब गुरुकुल बंद हो गए और सारे वो कॉन्वेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम शुरू हो गए। समझ में आ गई बात कि नहीं? वहाँ तुमको जैसे इंग्लिश पहनते थे, कॉलर्ड टी शर्ट, टक्ड इन पैंट, ये धोती कुर्ता पहन के मत आना, नहीं तो देना पड़ जाएगा टैक्स टैक्स टैक्स। समझ आई? तो सब धोती कुर्ता सब बंद हो गया, गुरु की बातें भी बंद हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर यही दिखाया गया है कि इन्होंने चीज़ों को, बोलो कहाँ संग्रहित किया? बुक मत देखा, ऐसे ही बताओ। देखिए याद है, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनका ब्रेन बहुत तेज होता है, दे आर हैविंग वेरी कटिंग एज। देखो इन्होंने भी बोल दिया कि नेशनल आर्काइव्स, हो सकता है बड़े स्पोर्ट्समैन हो श्रद्धा की तरह, तभी तो ये जान रहे हैं हर चीज़, क्योंकि दिमाग तेज हो जाता है ना, फ्रेश एयर लेता है, यही चीज़। अब जरा देखो यहाँ पर कौन कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, उन सब के नाम सीरियली है। और सबसे पहला कौन था, जरा यहाँ देखो, वॉरेन वॉरेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी बोलो? सर वेस्ट बंगाल से सर वो गई थी, और ये समझिए रानी विक्टोरिया के द्वारा भेजी गई थी, ठीक है। तो शुरू में एलिजाबेथ के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और 200 साल तक एलिजाबेथ जिंदा रहेंगी, लेकिन जब हमने आज़ादी पाई तब विक्टोरिया आ चुकी थी। जब हम गुलाम हुए तो एलिजाबेथ के अंडर में थे, और 200 साल होते होते हम किसके अंडर में आ गए? विक्टोरिया के। थोड़ी समझ आ गई? सो इट वाज द ईरा ऑफ एलिजाबेथ when Amerigo Columbus and Vasco da Gama were sent on sailing to search India, to discover India. And it was the era of Victoria when we got independence. उन्हीं के समय में चाय भी बनी, उनका बेटा आर्थर विंडी आया, सबके सामने चाय पिया, उसकी फोटोग्राफी सही। अब चलो तो आगे की चीज़ देखिए, हिस्टोरियन हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया, उन्होंने ही सारी हिस्ट्री लिखी। और देखिए, दिस हिस्ट्री बिगेन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो इंडियन हिस्ट्री जो लिखी गई वो कहाँ से शुरू कर रहे हैं लोग, बोलो? इंडियन हिस्ट्री बिगेन विद रूल ऑफ फर्स्ट, नहीं वैसे तो जहांगीर है, वास्तव में एक होता है कि मुगल के बेसिस पे करो। अब मुगल के बाद उन्होंने अपने गवर्नर जनरल के नाम पे हिस्ट्री शुरू कर दी। तो वो लाइन पढ़ो, और ये लाइन तो भी पढ़ो ना, दिस हिस्ट्री बिगेन विद रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल। ये लाइन पढ़ रहे हो? इससे क्या पता चलता है? हाँ, फर्स्ट गवर्नर जनरल। और ये गवर्नर जनरल को कौन अपॉइंट करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। वैसे क्वीन ही अपॉइंट करती थी। क्वीन ने कहा ठीक है तुम वहाँ राज करो, लेकिन जो गवर्नर जनरल है वो हमारी भी बात माने, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी तो वहीं की थी। तो इसलिए ये माना जाता था ये ब्रिटिश का, क्या माना जाता था? इवन जो गवर्नर जनरल आता था वो कभी कभी ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी जाके बैठता। समझ आ गया? तो उसका मतलब है कि उसका भी एक वोट होता होगा, और वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसकी जो सब सर्वा थी वो रानी विक्टोरिया की थी, क्योंकि बाद में विक्टोरिया ही तो बची। अब देखो पहला कौन गवर्नर जनरल था, बोलो? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन जब तुम IAS अफसर के लिए भी जाओगे, इसमें ऑर्डर चेंज किया तो बहुत गलत माना जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स सबसे पहले गवर्नर जनरल था, वो पूरे भारत का गवर्नर था। फिर उसके बाद नाम देखो, और अच्छा ये कौन था बताओ? गवर्नर जनरल था। और जब मंगल पांडे ने आक्रमण कर दिया फिर क्या हुआ? बहुत अच्छा, श्रद्धा ने बता दिया कि उस समय गवर्नर जनरल की पोस्ट हट गई, अभी बताया ही नहीं। और उस समय फिर वायसराय आ गए,
उन्होंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी हटो, तुम वहाँ बदनामी कराते हो, वहाँ लोगों ने आंदोलन कर दिया, तुम कैसा शासन चला रहे हो, हटो ईस्ट इंडिया कंपनी का, चलो वापस आओ, अब हम चलाएंगे। विक्टोरिया ने क्या बोला, हम जिसको भेजेंगे वो वाइस राय कहलाएगा। तो पहले 10 गवर्नर जनरल के नाम पढ़ो, फिर 6 वाइस राय के नाम पढ़ना, अभी तुम्हें पता चलेगा। 1857 के बाद अभी क्या बताया श्रद्धा ने, कौन आ गया था, वाइस राय। तो ये कब से कब तक बोलो, दैट इज फ्रॉम जब से 1747 टू 1857, और 1857 के ऑनवर्ड कौन हो गया, वाइसरॉय। दैट इज वाइस राय की स्पेलिंग देखो, VICEROY। PICEROY, पोस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, और हम किसके अंदर में आ गए, एंड वी केम डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश क्वीन, एंड वी केम। सर तब तो एलिजाबेथ थी ना। अब देख लो, अब ये देख लेते हैं कौन था, हो सकता है वो तो हो सकता है 100 साल पहले थोड़ी ना रही होंगी, नहीं चलो अभी 2 साल जो भी हो, इसमें अभी आगे पता चल जाएगा कब से कब थी एलिजाबेथ, कब से कब थे, और उनके विक्टोरिया कब से कब थी, ये देखिए। लेकिन सब ब्रिटिशर्स ही थे। कौन कौन थे बोलो, वारेन हेस्टिंग से शुरू हुआ और अंत कहाँ हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। और ये जो गोपालाचार्य थे वो भी पहले हिंदुस्तानी वायसराय, माउंटबेटन ने उनको दे दिया, बोले तुम भी वायसराय हो, उसके बाद प्रेसिडेंट बने। तो जब तक संविधान बन रहा था, कल तुमने पढ़ा था ना, 2-3 साल लगे थे, तब तक वायसराय ब्रिटिश का ही तो रूल चल रहा था, क्या उन्हीं का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा था, तो वो गोपालाचार्य रहे। दैट इज, लेकिन ब्रिटिश वायसराय लास्ट कौन सा था, उसके बाद हिंदुस्तानी वायसराय आ गया ना, गोपालाचार्य। लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। और बाकियों के भी नाम पढ़ो, वहीं लिखे हैं, वेलेस्ली बेटन। क्या यहीं पे कहीं तुम्हें मैकाले भी मिल रहा है, मैकाले। देखो वारेन हेस्टिंग है, फिर क्या है, वेलेस्ली, हाँ सर, वेलेस्ली बेंटिक, डेलहौजी। डलहौजी, हाँ सर, डेलहौजी। लॉर्ड बेंटिक, ये सब लॉर्ड हैं, भगवान, ऐसे छोटे मोटे समझ रहे सर ऐसे ही लगा दिया अंग्रेजों ने। हाँ, और लॉर्ड बेंटिक, डेलहौजी। फिर डेलहौजी। डलहौजी लक्ष्मीबाई के समय था, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया, ठीक है। सर उसकी भी सर कोई पोस्ट थी। डलहौजी वहाँ का था, मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर, फिर बाद में वो यहाँ का पूरे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया अपनी नीतियों के कारण। तब फिर कैनिंग। कैनिंग, फिर लॉरेंस। फिर उसके बाद कौन है, केनिंग, कैनिंग फिर लॉरेंस। लाइटन, फिर लिटन। लॉरेंस, लिटन, दैट इज, लिटन। तो बहुत लिटन। सारे हैं, बहुत सारे। और रायपन कुर्जन, हार्डिंग, कर्जन, हार्डिंग, इरविन। रायपन, ये सब लॉर्ड हैं, कुर्जन एंड हार्डिंग इरविन, इन्हीं के साथ तुम्हारी हिस्ट्री चलेगी। कुर्जन, रायपन कुर्जन, हार्डिंग इरविन, हार्डिंग इरविन। इरविन। तो ये सारे कौन थे बताइए, लॉर्ड। ये लॉर्ड। ठीक है, दीज वर लॉर्ड्स, ये सब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। हाँ और सर। इसके बाद कौन आए बताइए, इसके बाद गवर्नर जनरल आ गए, उनके नाम भी देखो। हाँ सर। नाउ घड़ी सही है। नेम ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, Here is information from National Portal of India. तो नाउ वारेन हेस्टिंग, इसी के अलावा कॉर्नवालिस, वैसे बहुत सारे हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में कौन आया, माउंट बेटन आ गया, ओके। अब जरा देखें, वारेन हेस्टिंग यहाँ तक आ गया और हम लोग कुर्जन तक पहुँच गए हैं क्या, कुर्जन।
रिपन कुर्चन। फिर इसके बाद देखो 1857 के बाद कौन आया? ये आया था सर, वॉरेन हेस्टिंग्स ही तो आया था सर, विक्टोरिया। 1857 वाइसरॉय आया था सर, वाइसरॉय। लिस्ट ऑफ वाइसराय ऑफ इंडिया, ये Here ठीक is है। information for Vices. देख लो, लॉर्ड केनिन आया, हाँ सर, कैनिंग लिखा है सर, डलहौजी के बाद एल्जिन लॉरेंस, आया है सर, अलग अलग लोग आए हैं। लिटन, रिपन। ये सब गवर्नर जनरल हैं। हाँ। और लेकिन अब हम देखेंगे नहीं सर, आपने अभी कैनिंग और लॉरेंस बोला, ये सर जनरल में है। तो इनके नाम देख लें। दैट इज लॉर्ड माउंट बेटन है। हाँ, तो 1857 के बाद हम लोग देख लें। लॉर्ड केनिन, लॉर्ड लाइटन, बुक में लिखा है क्या? हाँ सर, यही तो है लिखा है। लाइटन, ये सब है। और लास्ट में और भी कई आए हैं, चैम्सफोर्ड, कुर्जन, केनिन, यही सब आए हैं। ठीक है, और फिर इसी के साथ ही यही ले लो, सही है। ओके। तो इनमें से कुछ जो हैं कहाँ से आए हैं? दैट इज, ये देखो, वायसराय कौन कौन है। वायसराय में केनिन है, धीरे धीरे हमें पता चलता चला जाएगा। हाउएवर दीज आर राजगोपालाचारी हमारे लास्ट हैं, राजगोपालाचारी। समझ में आई बात कि नहीं? लास्ट कौन है? राजगोपालाचारी, फिर लॉर्ड लोइस माउंटबेटन। सर एक ही माउंटबेटन ने एक इंडियन बनाया था, उसके बाद हमारा सर वो अगस्त 15 को कोई नहीं है। अच्छा, आज़ादी हो गई। आजाद हो गए थे। अब हम आगे की बात देखें। तो इतना तो हम लोगों को किसने बता दिया कि वायसराय कौन होते हैं और गवर्नर जनरल। वायसराय बोलो सीधा विक्टोरिया के अंडर में है क्या? हाँ, क्वीन के अंडर हाँ, में। 1857 और जो गवर्नर जनरल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ। ओके, अब आगे की बात देखें। इसको फिर से लगा दें। ये हो गया, थोड़ा चार्ज हो गया। नाउ अब इसका खेल खत्म करो। अलग अलग चार्जेस से होता है। दोनों का अलग अलग है। अच्छा, इसका सी है। ठीक है, ओके। नाउ इतनी चीज नोट कर ली आपने, कितना किया है? तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ो। ये नोट करो, ये जरूरी है। जो भी मिटा देंगे तो कुछ कहाँ से देखोगे? उनके नाम पता है। बस चलिए, सर 2 मिनट। इसको नोट करो। सर PDF से कर देंगे। सर 2 मिनट बस इसको लिखो। नोट करो, क्योंकि अभी हम पेपर देंगे तो ये तो PDF से नोट करेंगे। तुम लोग कहाँ कर पाओगे? नहीं सर, हम भी यही कर लेते हैं। देखो, उसने लड़ाई लड़ी है, उसको पूरी हिस्ट्री याद है। अरे अब सर, तुम लोग क्या करोगे? तुम लोगों ने तो, उसने फांसी झूल ली है। हाँ है। मंगल पांडे को गोली पड़ी थी कि फांसी हुई? फांसी। हाँ। महात्मा गांधी को पड़ी थी गोली। हाँ, और 3 थी वो। वो वीडियो हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी थी। स्प्रिंग है। क्या हुआ? स्प्रिंग, जो उस दिन आपने दिखाया था, स्प्रिंग फोर्स वाला स्प्रिंग। खड़ा हुआ? बता देना, ठीक है, दे देना। चल। यही नीचे। अब जरा देखो, तो ब्रिटिशर्स वर नॉट सिविलाइज्ड बिकॉज दे वर नॉट ट्रीटिंग इक्वली Equally. ऑल द पर्सन ऑफ इंडिया। सर 1 दिन और 40 साल की जगह से। तो इसलिए हम उनको ये नहीं कर सकते वो गोल्डन पीरियड, जिसको वो लोग खुद गोल्डन क्लेम कर रहे हैं। गोल्डन। व्हाट डज इट मीन बाय कॉलोनियल? अब अगली हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा सर है? कॉलोनियल, इसके बाद एक व्हाट इज
colonial. तो that what is colonial का क्या मतलब है? सर ये सब एक के बाद एक नाउ यही अब देखें कि British came to conquer the country. They established their rule, subjugating local nawabs and राजाज उन सबको किया. So Britishers made या occupied territory. क्यों टेरिटरी की? For economic gain. ठीक है? तो उन्होंने क्या किया बताइए? Britishers came in India. In India, occupied टेरिटरी. उन्होंने टेरिटरी ले ली. However, they have control over राजा एंड नवाब. उन्हें हटाया नहीं, बोला तुम ही राज करोगे, लेकिन जितना टैक्स आए आधा हमको दे दो. वो उस चक्करी में नहीं पड़ना चाहते थे सेना रखना, उनको तो पैसा चाहिए था. कॉलोनी में क्या होता है, राजा नहीं होता है, तुम ही राज करो, लेकिन तुम हमारे बंदे हो, शाम को हमारे पास आना, बताना कितना पैसा है, आधा में दे दे. तुम राज कर रहे हो और तुम सारा पैसा हम तुमसे ले लें. यही तो कॉलोनी है. आधा इतना मतलब जितना भी बहुत सारा पैसा ले लेते, तुम ही को राजा हम रखेंगे और हमारी सेना वहाँ किलों में बंद है. किले बना रखे थे ना उन्होंने, और वो उससे निकालते नहीं थे. अपने किसी जब मजबूरी होती तो पूरे भारत में सारे किलों की सेना को भेज देते. सो अब क्या बताइए, दे सब्जुगेटेड किंग्स एंड नवाब. उनको अपने अंडर में रख दिया, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ सर माउंट सी, कि हम ही श्रेष्ठ हैं, तुम हमारे हित के लिए काम करो. तो बोलो उन्होंने क्या किया? ऑक्यूपाइड टेरिटरी. सब्जुगेटेड का क्या मतलब है? अपने अंडर में रखा. दे केप्ट राजा एंड नवाब अंडर देयर. ठीक है, केप्ट राजा एंड नवाब अंडर. नवाब समझते हो? हाँ. जब अंग्रेजों की सेना आ रही थी, नवाब इतने ज़्यादा आलीशान और ऐशो आराम में रहते थे कि उनकी पोटी करने के बाद उनका पिछवाड़ा भी उनके सैनिक ही पोसते थे. इतने आराम से. और इवन उनकी चप्पल एक उतर गई थी तो उन्होंने कहा मुझे जब तक कोई चप्पल नहीं पहनाएगा हम भागे कैसे. उन्होंने भागो, अंग्रेजों की सेना आ रही, गोली मार देगी. ए नौकर मुझे चप्पल तो पहना दे, नहीं पहना तो भागे भी नहीं. ऐसे होते थे. नवाब का मतलब बैठे रहना, कुछ भी नहीं करना. उनके मुंह में खाना डाला जाएगा जब ही खाएंगे. तभी तो बोल रहा था तुम कहीं के नवाब हो क्या. कुछ भी नहीं करते थे. तो राजा एंड नवाब को, अवध में नवाब थे, ऐसे बहुत जगहों के नवाब होते थे. नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल में भी नवाब था. फिर उसके बाद सिराज, लखनऊ के नवाब, अवध के नवाब. समझ में आ गई बात? तो उनको उन्होंने अपने अंडर में कर लिया. ठीक है, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ सर माउंट सी. सर माउंट सी का क्या मतलब है कि ब्रिटिश ही श्रेष्ठ है और तुम उसके अंडर में काम करोगे, उसी के हित के लिए काम करोगे. अंडर द प्रिंसिपल ऑफ सर Sir Mount C. They pay a fixed tax every month to British. यही colonial rule. They pay a fixed tax every month to British. अब आपको कुछ क्वेश्चन आंसर. एक सेकंड. वो स्कॉटलैंड वाला मुझे चांस प्लीज. ऊपर लिखा है, तो एक लाइन पढ़ लो. Who was James Mill? सर फादर हूँ. ठीक है. How he divided Indian history? Who was first वॉरेन हेस्टिंग इन Governor 1770. General? सर ये वॉरेन हेस्टिंग
शांत रहना, कुछ बोल रहे हो। ऑफ इंडिया बोलो। सर लास्ट जो वाइसरॉय था सर, उसमें इंडियन क्या नाम था सर? राजगोपालाचार्य। राजगोपाल। सर फिर अच्छा एंड हु वाज लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय? हाँ ब्रिटिश, ठीक है सर। ठीक है वाइस वो बस जिनसे where the Indian history and its booklets were kept. अर्चिव्स नेशनल सर हाउ ही डिवाइडेड में क्या सर? बस He वही- was divided Indian history on the basis of religion. हाँ बस अच्छा बस। Hindu, Muslim, British. हाँ, ठीक है। ठीक है? हाँ। Where the documents of history is kept. सर 5 मार्क के लिए जाने से हो गया। सर ये वाला 10 मार्क्स का होगा ना? हाँ भाई तो लेते हैं। सर 10 Write in sequence the kings of Mughal Empire. हाँ हाँ वो मैं बता क्या था? सर ये सब मुसलमान लोग के नाम लिखते नहीं हैं यार। सर लिखा है क्या आंसर? हाँ, सही है। बुरा नहीं बस बुरा हाँ जो भी है इतना ही था। नहीं लिखा। हाँ, लिखते हैं। चलो। सर एक बार बाबर, जहांगीर, नहीं हुमायूं, हुमायूं। हाँ बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर फिर वो क्या था सर एक और? शाहजहां। शाहजहां, फिर औरंगजेब। और नहीं शाहजहां बहादुर शाह जफर, हाँ ये कौन है सर? उसका बेटा औरंगजेब। सर किसका सफर? बहादुर शाह जफर। अरे क्या है ये सर? इतना उन्हीं का बहादुर ही लिखते हैं। हाँ हाँ ठीक है। ये कितने परसेंट देखो? चलिए भाग जाइए आप। 53 हाँ सर बहुत हो गया सर। चल जाएगी चल जाएगी। अरे आराम से। नहीं चलेगा और ऊपर वाली भी दिख रही क्या? नहीं ऊपर दिख रही? और सर